Hello students, how are you? So today we are going to discuss grade 7 and 8 IMO Math, most important questions. Hello, I am Sandeep Sharma, a math expert in Vedantu online classes, and I have 15 years experience of teaching here in different competitive exams like NTSC, CAT, GRE, GMAT, etc. So let's start students. So today we are going to discuss the IMO session which we are discussing the important questions of the different areas जो कि हमें IMO में मिलेंगे ठीक है. So let's start with the first question here, right? So this is the question which is related to the topic Venn diagram, right? So the question is which of the following Venn diagrams best represent the relationship amongst women doctors and anchors, right? तो यहाँ पर फोर डिफरेंट हमें वेन डायग्राम्स दे रखी हैं और इन फोर डिफरेंट वेन डायग्राम के बेसिस पे हमने ये चेक करना है कि वुमेन डॉक्टर्स और एंकर्स जो है वो बेस्ट वे से कौन सी ऑप्शन में हमें मिलेगा. पहले तो थॉट प्रोसेस ये है कि भाई some women can doctors or some doctors can women, right? Also some doctors can anchors, some anchors can doctors, and also some women can anchors and some anchors can women. अब all women can doctor ये तो possible नहीं हो सकता, ठीक है? So on the basis of that we can say B option eliminate हो जाएगा. वुमेन डॉक्टर और एंकर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो कॉमन है तीनों में, सो डी विल बी एलिमिनेटेड हियर. एंड अगेन जबकि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, सो वी कैन से सी विल बी एलिमिनेटेड. So only option that is left, which is option A here. So here, suppose this circle is representing women, this is doctors, this is anchors. So some doctors are anchors that is true. Some women are anchors, ये भी true है. Women are doctor, ये भी true है. और कुछ women जो है वो डॉक्टर और एंकर हो सकते हैं, मतलब तीनों का कॉमन एरिया भी हमें दिख रहा है. So the best option for this is option A here. So let's check the answer. That is option A. Right? So अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा अगेन इंपॉर्टेंट वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. आईएमओ में इस तरह का क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछा जाता है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है. हमें एक तो फिगर मैट्रिक्स गिवन है और इस फिगर मैट्रिक्स में 1 to 9 देयर आर 9 फिगर्स वी हैव गिवन एंड वी हैव टू क्लासिफाई दिस इन पर्टिकुलर ग्रुप्स, राइट? सो ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें, सो देयर आर टोटल 3 ग्रुप्स जहां पर इनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में हमने कैटेगराइज किया है. तो लेट्स चेक कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा और किस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव गिवन हियर, वी हैव गिवन, अगर फर्स्ट वाले को चेक करते हैं देन 6 और 7, तो आप देखोगे कि इनमें कुछ चीजें हैं जो कॉमन है या एक ही क्लास में इसको रखा जा सकता है. एंड दैट क्लास इज सर्कल आर गिवन, देन सर्कल के अंदर स्मॉल सर्कल्स आर गिवन एंड 7 वाले में इन दोनों सर्कल जो स्मॉल सर्कल थे इन दोनों को क्लब करके इस बड़े सर्कल के अंदर रख दे, यानी इसको हम एक अलग कैटेगरी में ला सकते हैं. तो वी कैन से 1, 6 एंड 7 ये एक कैटेगरी हो गई. नाउ सेकंड कैटेगरी में अगर हम इसको क्लासिफाई करें, सो वी कैन से फिगर नंबर 2, 4 एंड 8. तो ये एक कैटेगरी में आ सकते हैं क्योंकि यहां पर अगर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो लॉजिक क्या है इस केस में, लॉजिक इज देयर दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड फिगर्स आर गिवन, राइट? और दूसरा लॉजिक हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी आउटर फिगर है जो उसके अंदर जो फिगर हमें दे रखी है वो कॉमन है, दैट इज ट्राइंगल. सो वी कैन से जो सेकंड कैटेगरी और सेकंड ग्रुप हमें यहाँ पे मिलेगा दैट इज 2, 4 एंड 8, राइट? एंड थर्ड कैटेगरी अगर हम यहाँ पे बचती है हमारे पास जो हम देख पा रहे हैं दैट इज नंबर 3 एंड 5, देन नंबर 5 एंड 9. सो ये एक अलग ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्लोज्ड फिगर्स
और इसमें क्लोज्ड जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, वी कैन से ट्राइंगल्स मींस 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर एंड 5 साइडेड फिगर्स. सो ये एक ग्रुप अलग बन गया विच इज 3, 5 एंड 9 हियर. तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से ये हमारी तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं. सो लेट्स सी कहां पर ये किस ऑप्शन में हमें मिल रही है. दैट इज ऑप्शन ए is there 167248359. So the right answer is here, that is option A. So students, I hope कि ये दो क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर है, लॉजिक इनके क्लियर है, राइट. सो अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी की तरफ. सो यस, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और इस टाइप के क्वेश्चन भी आईएमओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट. सो यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो पहले आप थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. राइट. सो व्हाट इज गिवन हियर. एक सीक्वेंस हमारे पास है. सीक्वेंस में डिफरेंट लेटर्स हैं, देयर आर सम सिंबल्स आल्सो, देयर आर सम नंबर्स आल्सो, राइट. एंड वो यहाँ पे क्या गिवन था कि हमने इसका एक तो ऑर्डर रिवर्स करना है, राइट. और इस सीक्वेंस का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद हमने सिक्स्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ करेक्टर टू द राइट of 10th character from the right end. I repeat, sixth character to the left of fifth character to the right of 10th character from the right end. यहां से हमने स्टार्ट करके अपना आंसर फाइंड करना है. ठीक है, चलिए तो अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं. व्हाट इज द वे और शॉर्टकट इज देयर जहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो यहां पर मैंने इस सीक्वेंस का रिवर्स ऑर्डर लिख दिया है, राइट. अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो लास्ट वाले स्टेप से स्टार्ट करोगे, हमेशा रिवर्स चलना है. तो 10th करेक्टर फ्रॉम द राइट एंड बोल रहा है. तो राइट एंड कौन सा होगा, ये हमारा राइट एंड है और ये हमारा लेफ्ट एंड है. सो राइट एंड से 10th करेक्टर की तरफ आपने जाना है, काउंट करना है. सो डी से काउंट करेंगे, डी नंबर 1, देन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो ये जो F है ये हमारा 10th करेक्टर है फ्रॉम राइट एंड. देन इसके अगले जो लाइन है उसको डिकोड करते हैं. तो 10th तक हमारा हो गया. अब हम इसको 5th करेक्टर से लेकर के चलते हैं. सो नाउ यहां पे वो बोल रहा है कि 5th करेक्टर टू द राइट ऑफ 10th करेक्टर, यानी जो हमें 10th करेक्टर मिल रहा है उसके राइट से, 10th करेक्टर क्या था एफ, इसका राइट मतलब किस तरफ होगा, राइट, इस तरफ को. इसके राइट की तरफ चलना है और 5th करेक्टर हमने ढूंढना है. सो 5th करेक्टर विल बी हियर, डी से स्टार्ट होगा फिर, क्योंकि एफ ऑलरेडी यहाँ है, एफ को काउंट नहीं करना है. सो ये बना 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो ये एल जो है ये हमारा 5th करेक्टर आ गया टू द राइट ऑफ 10th करेक्टर. नाउ लास्ट स्टेज इज गिवन 6th करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ 5th. तो 5th हमें मिल गया. अब 5th का लेफ्ट जो है वो इस तरफ को जाएंगे और 6th करेक्टर ढूंढना है. तो ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो फाइनली हम यहां पे पहुंचते हैं और ये 6th करेक्टर हमें मिल रहा है. सो आवर फाइनल आंसर विल बी द, दैट इज 4. सो 4 विल बी द आंसर हियर. सो लेट्स चेक किस ऑप्शन में हमें ये आंसर मिल रहा है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. सो आई होप कि यहां पर आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. ये हमारा सीक्वेंस एंड रैंकिंग का पार्ट आ जाता है, राइट. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट. सो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कोडिंग डिकोडिंग, राइट. सो giving you a small time here, right? Check the answers, then we will discuss. Okay, so let's start. What we have given, that is grasp. The word is given grasp. So the code for this is given B
M V N K। एज वी नो कोडिंग डिकोडिंग जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक टूल्स हमें चाहिए होते हैं। एक तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, ए से स्टार्ट करते हैं जेड तक चलते हैं, तो यू नो A1 B2 C3 एंड सो ऑन, Y25 Z इज 26। दूसरा रिवर्स ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। सो देयर इज अ ट्रिक, स्मॉल ट्रिक, रिवर्स ऑर्डर अगर हमें किसी भी अल्फाबेट का फाइंड करना है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें उस अल्फाबेट का एक्चुअल ऑर्डर पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सपोज अगर हमारे पास एच गिवन है और एच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है 8, और मुझे इसका रिवर्स ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो मुझे 27 में से एच का ऑर्डर माइनस करना होगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे देन वी विल गेट 19। सो रिवर्स ऑर्डर ऑफ एच इज 19। आई होप ये चीजें आपको पहले से क्लियर हैं, ठीक है। सो 27 में से हमने रिवर्स ऑर्डर जो है वो फाइंड करना है, तो 27 में से एक्चुअल ऑर्डर किसी भी अल्फाबेट का माइनस कर दीजिए। सपोज अगर मुझे आई का ऑर्डर फाइंड करना है, रिवर्स ऑर्डर, आई का एक्चुअल ऑर्डर है 9, तो यहां से आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, 27 माइनस 9, राइट, और ये हमें देगा आंसर 18। सो आई को जब हम जेड से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, काउंट करेंगे, तो वहां पे उसकी पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में 18 आ रही है। दूसरा तरीका एक और भी है, कुछ इसमें लेटर्स है जिनको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जैसे कि आई का जो ऑर्डर है वो 9 है, अगर मैं इसका रिवर्स ऑर्डर लेकर के चलता हूं तो कैसे याद रखेंगे रिवर्स ऑर्डर, जो आई का रिवर्स ऑर्डर होता है वो इसके एक्चुअल ऑर्डर का डबल होता है, तो 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो ये भी एक तरीका है इन चीजों को याद रखने का, आप इसको ऐसे भी कोई पर्टिकुलर लिंक ढूंढ के इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में रिवर्स ऑर्डर भी काम आता है, एक्चुअल ऑर्डर भी काम आता है। एक्चुअल में हमने पैटर्न देखना है कि जो हमारे पास लेटर है और उसका जो कोड है, एक्चुअली उसमें पैटर्न कैसे चल रहा है। सो लेट्स चेक। अगर मैं बी और जी के बीच स्टेप्स काउंट करूं, तो चलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूं। सपोज जी का जो ऑर्डर है मेरे पास, अगर हम इसको काउंट करें तो जी का ऑर्डर आता है 7। अच्छा, जी का ऑर्डर 7 है, कैसे याद रखेंगे, आप इसको ग्रुप 7 बोल सकते हो, इसका रिवर्स ऑर्डर जो है वो ग्रुप 20 बनता है। जीके में आपने इस तरह के ग्रुप 7 ग्रुप 20 देखे हैं, ठीक है। तो G20 ग्रुप तो है, G7 मुझे नहीं पता है या नहीं, आप लोग चेक कर सकते हो, राइट। सो अगेन group 20, that means G20. So G20 is the reverse order of G. Now group 7 you can say, आप अपनी तरफ से बना सकते हो ऐसा कोई ग्रुप। सो ग्रुप 7 मतलब G7, that means that is the actual position of G in alphabetical order. So B जो है that is at number 2। तो अब दोनों में गैप कितने का आ रहा है, 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो क्योंकि मैं G से B जा रहा हूं तो मैं इसको -5, क्योंकि मैं रिवर्स जा रहा हूं, राइट। अगर सपोज जी के प्लेस पे बी होता और बी के प्लेस पे जी होता तो मैं इसको प्लस लिखता, तो पैटर्न मेरे पास यहाँ पे फिलहाल क्या बन रहा है, जी और बी के बीच में, दैट इज -5। सिमिलरली अगर मैं आर का ऑर्डर लेता हूं, आर इज एट 18, एम इज एट 13, सो द डिफरेंस इज हियर 5। सो अगेन पैटर्न इज -5, क्योंकि आर टू एम आ रहे हैं, मतलब रिवर्स चल रहे हैं। तो ऐसे ही आप जब चेक करोगे तो ये -5 एंड -5, यू कैन चेक हियर कि इनके बीच का जो पैटर्न हमें दिख रहा है वो -5 दिख रहा है, राइट। सो होप कि आपको यहां पर ये क्लैरिटी होगी कि किस तरह से पैटर्न ढूंढा जा रहा है। तो अब हम अगर कोड हमने क्रिएट का बनाना है, सो इसके लिए फिर से -5 वाले पैटर्न पे काम करेंगे, और -5 वाले पैटर्न पे जब हम काम करेंगे तो उसमें सी से रिवर्स 5 स्टेप पीछे चलना है आपने। तो जब आप सी से 5 स्टेप पीछे जाओगे देन यू विल चेक कि हमें यहां पर एक्स मिलेगा, राइट। अब आप यहां पे अपना टाइम बचा सकते हो, कैसे, मुझे सी का कोड एक्स मिल रहा है एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पर मैं इसको टिक कर सकता हूं, दैट इज ऑप्शन डी। तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। अगेन क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो सी के बाद एक दूसरा लॉजिक भी आप ऐसे ढूंढ सकते हो
कि सी से रिवर्स आना है, मतलब बी, ए, फिर जेड, फिर वाई, फिर एक्स, इस तरह से आप मूव करोगे। बट एफ जो है ये तो सी के बाद आता है, तो इसलिए ये हो नहीं सकता। एच जो है सी के बाद आता है, अगेन हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये भी रूल्ड आउट हो गया। और उसके बाद जी की अगर बात करें तो सी के बाद जी आ रहा है, बल्कि हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना था, तो सी भी नहीं हो सकता ऑप्शन। तो ओनली ऑप्शन वी हैव दैट इज ऑप्शन डी, राइट। सो देखिए, यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। यस, टाइम इज इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में, जहां पर हमारे पास एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक लिमिट होती है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और वो उस विद इन दैट लिमिट जो है वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द वे जहां पर हम अपना टाइम बचा सकते हैं। सो लेट्स चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। सो आंसर इज ऑप्शन डी, जो हमने बिल्कुल सही फाइंड किया था। ओके एवरीवन, तो आई होप यहां तक जितना भी हमने डिस्कस किया है यू ऑल आर एंजॉयिंग। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नाउ दिस इज नॉन वर्बल रीजनिंग। सो नॉन वर्बल रीजनिंग में दैट इज द पार्ट ऑफ एम्बेडेड फिगर, right? So you have again some or a few seconds, you can check here, then we will discuss. So now what we have given, we have total 4 options, and there is a question figure, figure x, and what we have to find, ये जो 4 options है, ये 4 option exactly, मतलब जिस तरह की ये हमें दिख रही हैं सेम ऐसे ही इस फिगर में कहां पर एम्बेडेड है और हिडन है, राइट। सो दोनों चीजें हो सकती हैं, एडेड और हिडन। सो लेट्स चेक। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बहुत काम आती है। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस ऑल थिंग्स। अगर मैं ऑप्शन ए चेक करता हूं, जिसमें मेरे पास जो ये शेप दिख रहा है, इस शेप को अगर मैं चेक करूं तो वो यहां पर ये वाला पार्ट हो सकता है, बट इस पार्ट में एक चीज मिसिंग है, ये वाली लाइन, राइट। तो ये लाइन यहां पे नहीं है, सो वी कैन से ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी के केस में अगर हम बात करें तो बी के केस में यहां पर ट्राइंगल तो दिख रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन बी का जो ट्राइंगल है वो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसा हमें कहीं भी फिगर जो है वो इस तरह का नहीं दिख रहा है। सो वी कैन से बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सिमिलरली हम सी को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल जिस तरह का यहाँ पे दिख रहा है वो सेम ट्राइंगल जो है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, मतलब यहां से यहां तक का होना चाहिए था, बट वो पार्ट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वी आर मिसिंग दैट पार्ट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से सी इज एलिमिनेटेड। अब आते हैं डी के ऊपर। सो डी ऑप्शन जो है ये क्लियरली वी कैन सी ए जैसी शेप दिख रही है। सो हियर वी हैव द राइट एम्बेडेड फिगर, राइट, जो कि इस तरह से वी कैन ड्रॉ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी हियर। सो लेट्स चेक कि क्या हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सही हमने मार्क किया है। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे एक और वैरायटी डिस्कस करते हैं। So students, we are discussing here the important questions that are based upon IMO. So बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो IMO में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कमिंग डेज में जो है वो IMO देने वाले हैं। सो ये सेशन से आपको काफी सारी हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this question is the symbolical representation, or that is we can say the mathematical operations, और इसमें हम लोग यूज करते हैं वर्ड मास। आई होप आप सबको वर्ड मास के बारे में पता है, ठीक है। सो एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली वी हैव गिवन प्लस सिंबल, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन, प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हमने माइनस,
और मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन है तो उसको आप प्लस लिखोगे, और माइनस साइन है तो उसको आपने डिवीजन वाले साइन में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 288, तो यहाँ पे माइनस सिंबल है, सो मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं 288 minus symbol is we have given, so in that case minus is written as division, so division 32। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लस सिंबल, सो प्लस सिंबल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, सो यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 6। नाउ मल्टीप्लिकेशन को -45, and then division can be written as here, that is division is written as plus, so plus 9। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब बॉड मास जो हमारा है उसमें हमें पता है कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं डिवीजन को। तो 288 when divided by 32, 32 into 9, that is 288, so 9 will be here, into 6 minus then 45 plus 9, step by step चलते हैं। नेक्स्ट विल बी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया 54, देन -45 प्लस 9, then addition 54 plus 9, that is 63, and 63 plus 45 minus 45, so 63 minus 45, here we will get answer 18। so let's check the right answer हमारा क्या बन रहा है, that is ऑप्शन बी। सो यहां पे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन जहां पर हमने बॉड मास वाले कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमें आईएमओ में देखने को मिलते हैं और आते हैं ये क्वेश्चन भी, ठीक है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस जो कि हमें मेंटल एबिलिटी में आईएमओ के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड उन 15 क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा पार्ट देखा गया है, मींस जिसका वेटेज ज्यादा रहता है, वो नॉन वर्बल रीजनिंग हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बाकी का जो पार्ट है, मींस अगर मैं 15 क्वेश्चंस की बात करूं, तो आउट ऑफ दोज 15 क्वेश्चन देयर मे बी that is 6 or 7 questions जो हमें नॉन वर्बल रीजनिंग मींस मिरर इमेजेस, देन एम्बेडेड फिगर्स और द फिगर कंप्लीशन और देन फिगर मैट्रिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है 50%, दैट इज डायरेक्शन सेंस एंड दिस ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस, राइट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग एटसेट्रा। सो ये क्वेश्चंस हमें वहां पे मिलेंगे। सो we have to study thoroughly all the concepts अगर आप आईएमओ में बहुत बढ़िया रैंक लेना चाहते हैं, राइट। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो नो डाउट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपको इजी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन सेंस। एज आई टोल्ड यू कि डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें वहां पर मिलते हैं। सो लेट्स चेक। सो हियर वी हैव गिवन Rihan started walking straight towards the north. Suppose this is the original position of Rihan. I'm representing it as R, right? And walking straight towards north. Direction sense के accordingly, as we know, here the north, south, east and west. और इसके बीच की जो positions आती हैं, that is southeast, then northeast, then we have northwest, then we have southwest, right? So again, अब इसने स्ट्रेट कहां पर चलना शुरू किया, नॉर्थ डायरेक्शन। देन ही वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स, यहां पर 15 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न। सो जब पर्सन नॉर्थ की तरफ है तो उसका लेफ्ट और राइट, आपका लेफ्ट और राइट होता है, ये एक इजी वे है लेफ्ट और राइट को समझने का, ठीक है। सो
अगर नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट और राइट आपका लेफ्ट और राइट है, ये आप माइंड में रख के चलेगा. सो person is moving, that is Rehan, or he walked a distance of 15 meters and then he took a left turn. So यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 30 मीटर कवर करता है, राइट. और अब उसके बाद, अब ये अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो वो इस पॉइंट से किस तरफ जा रहा है, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन में. अब अगर कोई पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका लेफ्ट और राइट ये होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. तो 30 मीटर जाने के बाद देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स अगेन. सो अब राइट टर्न मतलब नॉर्थ की तरफ, सो नॉर्थ की तरफ राइट टर्न लिया 15 मीटर, राइट. तो ये यहां पर उसकी फाइनल पोजीशन आ रही है. आई गेस यही तक हमें पहुंचना था. सो क्वेश्चन दिया था इन विच डायरेक्शन रेहान इज फेसिंग नाउ. तो अगर हम अभी की प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, सो आंसर इज नॉर्थ डायरेक्शन. सो दिस इज द आंसर. अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा भी पूछ सकता था विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, अब रिहान की पोजीशन कहां पर है. सो विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट जब पूछा जाए तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर हम डायरेक्शंस जो है वो अप्लाई कर देते हैं, नॉर्थ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट. सो ये पॉइंट जो हमारा फाइनल पॉइंट था वो विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट किन डायरेक्शंस के बीच में आ रहा है, दैट एरिया इज कवरिंग विच इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तब आंसर नॉर्थ वेस्ट होता. बट अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू वर्ड यूज नहीं किया है उसने, दैट इज रिलेटेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो आंसर सीधा सीधा विल बी नॉर्थ. सो लेट्स चेक ऑप्शन हियर which is option C. Got it everyone? Right. So I hope यहां तक आप लोगों को जो डिफरेंट एरियाज आईएमओ के देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं, you all are enjoying. So let's move into the next slide. Again, next question we have the non-verbal reasoning. That is the folded figure or folded paper वाला question है ये. So in this question what we have given, there is a sheet और उस शीट के ऊपर कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया गया है, ठीक है. तो ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है. सो इस प्रॉब्लम फिगर में डॉटेड लाइन है शोइंग कि हमें इसको यहां से हमने फोल्ड किया है. जब आप पेपर फोल्ड करते हो तो आपको पता है कि उसमें जैसे आपने एक पेपर फोल्ड किया तो उसमें एक लाइन बन जाती है, वो डॉटेड लाइन हम इस यहाँ पे डॉटेड लाइन से उस लाइन को शो कर रहे हैं कि यहां से फोल्ड किया हुआ है ये पेपर. सो अब आप चेक कर सकते हो यहां पर हमने क्या चेक करना है कि अगर मैं इस पेपर को फोल्ड कर रहा हूं तो फोल्ड करने के बाद इनमें से कौन सा डिजाइन जो है वो हमें दिखेगा, तो वो हमने आंसर मार्क करना है. सो लेट्स चेक. पहले तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेफ्ट फोल्ड करना है या राइट फोल्ड करना है, ठीक है. तो ये कैसे पता चलेगा, जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शन में यू कैन सी अगर डॉटेड लाइंस हमें हमारे राइट साइड पे दिख रही हैं तो इसका मतलब हमें राइट टू लेफ्ट फोल्ड करना है. सो हर ऑप्शन में यू कैन सी यहां पर राइट साइड पे है तो इसलिए हमें राइट टू लेफ्ट फोल्ड करना है पेपर को. तो जब मैं इस पेपर को राइट टू लेफ्ट फोल्ड करूंगा तो अब देखो कि यहां पर जो हमारा जो इमेजिनेशन है वो क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि जब इस पार्ट को इसके ऊपर आना है, मींस ये पूरा का पूरा हाफ पार्ट जो है वो इस हाफ को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में लिख देता हूं, तो हमारा सेकंड हाफ जो है वो टोटली कवर कर रहा है फर्स्ट हाफ को, राइट. तो इन दैट केस अगर हम यहां पर इस वाले डिजाइन को चेक करें, सो यू कैन सी हियर ये दोनों हमारे फिगर्स जो है वो सिमिलर फिगर्स दिख रही हैं, राइट. सो इन दैट केस जब मैं इसको इसके ऊपर फोल्ड कर रहा हूं तो ये वाला डिजाइन जो है वो एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा. एंड सेम वे से जो ये वाला डिजाइन है यहां से ये डिजाइन हमारा जो है वो इस डिजाइन को कवर करेगा. सो इस तरह से जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी वो क्या कहती है कि जो आंसर आना चाहिए
और इसके बीच में आप देखोगे कि एक ये छोटा सा पार्ट हमें मिल जाता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, बी एलिमिनेटेड, डी एलिमिनेटेड एंड सी एलिमिनेटेड. Right? So in this way, you can observe the concept or you can observe the folded area और आप उसके हिसाब से अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So the answer of this question is that is the option A here. Okay, that is the very interesting question और इसको हम कहते हैं नंबर पजल्स. और नंबर पजल से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आईएमओ में मिलते हैं देखने को, राइट. और थोड़े ट्रिकी भी होते हैं. अगेन पैटर्न ही हमने यहाँ पे फॉलो करना है. पैटर्न हमारा प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऊपर, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इन्हीं के ऊपर हमने इसको रोटेट करना होता है. ठीक है. सो लेट्स चेक. इन दिस फिगर वी हैव टोटल 3 फिगर्स इन दिस क्वेश्चन और हर फिगर के अंदर एक नंबर गिवन है. एक्चुअली ये जो नंबर है ये रिजल्टेंट है, रिजल्ट है हमारा. जो आउटर नंबर्स है उनके ऊपर डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन हम अगर लगाएं या लगा रहे हैं तो हमने चेक करना है तो कि कौन से लॉजिक से हमें यहाँ पर 58 मिलेगा और सेम लॉजिक से हमें 47 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चेक करना है. अगर ये दोनों चीजें हमें लॉजिकली फिट लगती हैं देन वी कैन फाइंड द आंसर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स चेक. एक्चुअली जो मिडल नंबर है वो आउटर नंबर से बड़ा है. बड़ा है तो मतलब एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोच रहा हूं तो वो नंबर या रिजल्ट हमारा ज्यादा हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा छोटा करके सोचते हैं, दैट इज अबाउट एडिशन. तो जो अपोजिट नंबर्स हैं मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. अपोजिट नंबर्स में जैसे 9 एंड 10. सो व्हाट वी हैव हियर, सो हियर यू कैन सी वी हैव 10, right, and into 9. So now 90 will be there. Okay, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4 एंड 8. सो 8 एंड 4 अपोजिट नंबर्स को मैं पहले मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, नंबर थोड़ा बड़ा है. सो लेट्स चेक 32. नाउ चेक द डिफरेंस. सो डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी इक्वल टू 58, राइट. सो ये लॉजिक अगर वाकई में काम कर रहा है तो उसके बेस पे यहां पर भी आंसर जो दिया है वो सही होना चाहिए. सो लेट्स चेक. वी कैन से 12 into 8 opposite numbers का product 96, then 7 into 7 which is equal to 49. Now we have to find the difference 96 minus 49, right. So यहाँ पर जब मैं 96 minus 49 कर रहा हूं तो you will get answer 47. So what is the logic here? So logic is कि जो अपोजिट नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेकर के जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है और जो डिफरेंस होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट. चलिए, तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका आंसर फाइंड कर रहा हूं. सो आंसर इज हियर 50 into 10, that is 150, and 9 into 8, which is equal to 72. So 150 minus 72, here we will get answer, that is, yes, anyone, can you guess? So answer is here, which is 8, and then next number, yes, everyone, that is 7. So the answer of this question is 78 here, right. So let's check ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, दैट इज ऑप्शन सी. ओके एवरीवन. सो क्वेश्चन जो है काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं. अगर लॉजिकली सही पता चल जाए तो विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अगर लॉजिकली हम थोड़ा सा गलत हो गए तो क्वेश्चन जो है सॉल्व होने में टाइम भी लेता है. तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये
इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, oh good, so next question again related to the number puzzles. Okay, so just observe, then we will check the answer. Okay, so let's check. Actually यहां पर अगर हम देखें तो यहां काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए जो मिडल नंबर है या जो रिजल्ट है हमारा वो एक स्मॉल नंबर आ रहा है, राइट? सो यहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन काम कर सकता है। सो लेट्स चेक, पहले हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव अपोजिट जो नंबर्स हैं यानी 9 एंड 8, इनका सम फाइंड करते हैं विच इज 17। देन हियर 5 एंड 7, इसका भी सम निकालते हैं विच इज 7 प्लस 5 दैट इज 12। नाउ लॉजिक क्लियर हो गया। अगर हम 17 में से ये 12 माइनस कर दें तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है दैट इज 5। अब चेक करते हैं कि क्या यही लॉजिक यहां पे काम करेगा सेकंड फिगर पे। सो लॉजिक क्या था, ऑपोजिट क्वाड्रेंट के नंबर्स का सम लेकर के उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो लेट्स चेक, 15 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 26, and then next we have 6 plus 2 which is equal to 8. So now we can say 26 minus 8 which is equal to 18. So logic यहाँ भी काम कर गया हमारा, ठीक है। So अब आगे बढ़ते हैं। So same logic पे let's find the answer. 17 plus 6 23 and 9 plus 5 that is equal to 14. Right, so 23 minus 14, so clear हो गया, that is equal to 9. So answer must be option A here. I hope you really enjoyed this particular question और इससे पहले वाला भी, ठीक है। तो दो वैरायटीज यहाँ पे हमें अलग अलग जो है सेम पर्टिकुलर टॉपिक से मिल रही है, दैट इज नंबर पजल्स, एंड दैट इज अगेन द इम्पॉर्टेंट वैरायटी जो आईएमओ में हमें मिलती है, राइट। So let's check answer of this question. So that is answer A here. Right everyone? So I hope समझ आ रहा है और मजा भी आ रहा है। So आगे बढ़ते हैं next question. So this is the solution, you can check. Okay, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऑड वन आउट का, राइट। सो एक बार थोड़ा सा आप इसको चेक कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट एवरीवन, सो आई होप अब तक आप लोगों को समझ आ गया है। सो क्वेश्चन जो हमें यहां पर गिवन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें ऑड वन आउट बताना है। ऑड वन आउट मतलब कि ये जितने भी नंबर्स गिवन है इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो उस पर्टिकुलर पैटर्न को या एक पर्टिकुलर लॉजिक पे जो है वो नहीं चल रहा है। मींस बाकी सब में सेम लॉजिक काम कर रहा है लेकिन उस पर्टिकुलर नंबर पे वो लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर टू वेज। वन वे इज आप हर नंबर को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आपने ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। सेकेंड वे इज जो ऑप्शन में हमें नंबर मिल रहे हैं, मींस देयर आर 4 नंबर्स और यही 4 नंबर्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि इसके अलावा जो नंबर्स बचे हमारे पास वो नंबर्स जो है वो सही होंगे, राइट। तो अगर मैं खाली इन ऑप्शंस के बेसिस पे ही कुछ ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करूं तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है। सो पहला तो हमेशा याद रखना, जब हमारे एग्जाम में कुछ इस तरह के नंबर्स आते हैं जिनमें ना तो वो हमें परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना किसी तरह से परफेक्ट क्यूब नजर आ रहे हैं, राइट। सो उस पर्टिकुलर केस में और एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डाल दिया तो मतलब कुछ तो वहां पर ऐसी चीज है जो हमें फाइंड करनी है, राइट। अब उसको फाइंड कैसे करना है, मे बी इनके जो डिजिट्स का सम है हम उसको चेक कर सकते हैं, या फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट के बीच में कोई रिलेशन हमें मिल सकता है, या मिडल डिजिट के साथ जो है वो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का कोई रिलेशन हो सकता है। तो ऐसा हमें कुछ मिल सकता है देखने को।
अब चलिए चेक करते हैं यहां पर, अगर मुझे स्क्वेयर्स फाइंड करना आते हैं और मेरे कुछ स्क्वेयर्स नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे से हैं, से फॉर एग्जांपल मुझे 1 स्क्वेयर से लेकर के 30 स्क्वेयर्स तक के सारे स्क्वेयर्स याद हैं, राइट। और अगर मुझे ये सारे स्क्वेयर्स याद हैं तो मुझे यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं या लास्ट नंबर को भी ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि ऑप्शन डी और लास्ट नंबर दोनों सेम है, तो हम अगर ऑब्जर्व करें, सपोज मैं ऑब्जर्वेशन में जा रहा हूं और मैंने डी को चेक किया, तो मुझे एक तो स्क्वेयर्स याद है, तो मैंने यहां पर सीधा सीधा ये चेक किया कि 27 एक अलग नंबर लिख देता हूं और 729 एक अलग नंबर लिखता हूं, और अब मुझे इसमें रिलेशन फाइंड करना है। तो व्हाट इज द रिलेशन हियर? जो हमारा 729 है वो 27 का स्क्वायर है, राइट। तो इसका मतलब सब में मेरे पास 5 डिजिट वाले नंबर हैं हर ऑप्शन में, और इन 5 डिजिट नंबर में जो लास्ट का 2 डिजिट है, अगर डी के ऊपर काम करें तो डी ऑप्शन में मेरा लॉजिक क्या बन रहा है? लॉजिक ये कह रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाले नंबर का स्क्वायर मुझे फर्स्ट 3 डिजिट दे रहा है। अब चेक करो, फिर से सी पे जाते हैं। नाउ चेक इन सी, लास्ट 2 डिजिट वी हैव 26, 2 एंड 6, 26, और इससे स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये बनता है 676। यानी जो लॉजिक डी में काम कर रहा था वही लॉजिक सी में भी काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ए में देखें तो 29 दिया है, सो अगर मैं 29 का स्क्वायर चेक करूं तो वो 841 होता है। यानी सेम लॉजिक जो डी और सी में काम कर रहा था वही हमारा लॉजिक ए में भी काम कर रहा है। तो लॉजिक क्या था? लास्ट 2 डिजिट से बनने वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट के 3 डिजिट से, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाले नंबर का स्क्वायर जो आएगा वो हमारे लास्ट के 3 डिजिट है। नाउ इन बी ये रूल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 32 का स्क्वायर अगर हम चेक करें तो 32 का स्क्वायर जो है 1024 होता है, और जबकि ये हमें 476 दिया है, सो दैट मीन्स यहां पर बी ऑप्शन में जो नंबर गिवन है ये ऑड वन आउट है, ठीक है। अब इसी तरह से आप बाकी के नंबर भी चेक कर सकते हैं जो ऑप्शन में नहीं थे, यानी 19, सो स्क्वायर ऑफ 19 इज गिवन 361, then square of 18, so square of 18 is given 324, so you can see यहाँ पर टोटल 6 नंबर्स थे, एंड उन 6 नंबर्स में 5 नंबर्स ऐसे थे जिनका लास्ट के 2 डिजिट्स से बनने वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट 3 डिजिट था। गॉट इट एवरीवन? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई होप कि आप लोगों को भी इसमें मजा आया होगा, और अगेन समझ भी आया, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आंसर इज हियर, दैट इज ऑप्शन बी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऑड वन आउट नॉन वर्बल रीजनिंग के बेसिस पे ऑप्शन वाइज हमें चेक करना है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शंस में सेम लॉजिक चल रहा है और फोर्थ कोई ऑप्शन ऐसी होगी जो यहां पर एक डिफरेंट लॉजिक फॉलो कर रही है, या अकॉर्डिंग टू द अदर लॉजिक्स वो वहां पे फिट नहीं है, तो ये चेक करना है। अगर हम इन फिगर्स को ध्यान से देखें तो एक्चुअली हमें सब में क्या दिख रहा है? अल्फाबेट्स। अब इसमें अल्फाबेट पहचानते हैं। ए में जो मेरे पास अल्फाबेट्स हैं दैट इज आई, जे, के, एल एंड एम, ठीक है। बी में जो मेरे पास अल्फाबेट है उसको भी पहचान लेते हैं, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। तो मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं आपको वो ऑर्डर समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट सी ऑप्शन में जो अल्फाबेट्स है उनको चेक करते हैं, बी, सी, डी, ई एंड एफ, राइट। सो नेक्स्ट वन, हियर वी हैव वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड टी। नाउ ऑब्जर्व,
जो फर्स्ट ऑप्शन थी उसमें जो अल्फाबेट्स हमें गिवन है, ये सारे के सारे अल्फाबेट एक कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, कंटिन्यूटी में है, और IJKLM, मतलब हम आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि +1 का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। बी वाले ऑप्शन में भी STUVW, अगेन पैटर्न +1 वाला चल रहा है, यानी कंटिन्यूएशन यहाँ पे अल्फाबेट्स की चल रही है बाई ऑर्डर। सो सी में भी सेम लॉजिक काम कर रहा है, बट डी में यहां पर एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है, यहां पर टी के बाद वी आ रहा है, यानी यू इज मिसिंग हियर। सो दैट्स वाई ऑड वन आउट अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो ये आंसर हमें जो मिलेगा, दैट आंसर इज सीधा सीधा ऑप्शन डी। गॉट इट? सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन भी आईएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन डी हियर। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहां से भी बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा हमें पैटर्न वाइज। सो लेट्स चेक। ऑप्शंस आर गिवन MKDZ, मींस अल्फाबेट्स आर गिवन, और ये जो हमें यहाँ पर हेक्सागन एम्प्टी दिख रहा है, इस प्लेस पे क्या अल्फाबेट होगा ABCD में से, जो ऑप्शंस हैं वो हमने चेक करना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा अल्फाबेट्स आने वाला है। सो ऐसी सिचुएशन में जो आपको सबसे हेल्पफुल जो रहेगा वो है इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो पहले तो सीधा सोचो, फिर उसके बाद उल्टा सोचेंगे, तो पहले सीधा देख लेते हैं, शायद वहां से कोई लिंक हमें मिल जाए। एम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम देखें तो M13, J10, E5, ठीक है। नाउ C नंबर 3, N is 14, H is 8, P is 16, X is 24। आगे जो नंबर है, जो अल्फाबेट होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब अगर मैं रो वाइज कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश करूं तो वो लॉजिक मेरा जो है वो काम नहीं करेगा, बट अगर मैं कॉलम वाइज कुछ सोचूं, तो कॉलम वाइज मुझे कुछ दिख रहा है। यू कैन ऑब्जर्व क्या दिख रहा है। 13 और 3, यानी इन दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 16, और जो 16 मुझे मिला उसका मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है वो लिखना है, दैट इज पी। अगेन रिपीट कर रहा हूं इसको, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कॉलम वाइज अगर हम चेक करें तो कॉलम वाइज हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर और सी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो सम है वो नेक्स्ट लेटर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, राइट? सो अब चेक करो, यही लॉजिक यहां पे काम कर रहा है। J10 है, 10 और 14, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो अब आप देखोगे ये हमें मिल रहा है 24, और 24 जो हमें मिल रहा है इसमें अगर हम चेक करें तो यहां पर हमारे पास जो अल्फाबेट आएगा 24th पोजीशन पे वो है X। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई है कि नेक्स्ट यहां पे आंसर क्या आने वाला है। सो यस, आंसर विल बी M, बिकॉज 5 और 8 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 5 प्लस 8 दैट विल गिव अस 13, एंड 13 प्लेस पे जो अल्फाबेट होता है वो होता है M। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए। सो लेट्स चेक, बिल्कुल सही मार्क किया है, सो आंसर इज M हियर, राइट एवरीवन? ओके, सो आई होप आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, एक अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे, राइट? और इन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन से हमने आईएमओ में किस तरह से क्वेश्चंस को क्रैक करना है, क्योंकि लेवल जो है वो आपको लगभग ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लेवल की तरफ देखें तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स सही हैं
और अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन जो है वो हमें बहुत इजी लगेंगे और विद इन टाइम लिमिट वी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो राइट, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस, ये सेशन आपको पसंद आया एंड सबको समझ भी आया और मजा भी आया। सो आगे बढ़ते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग IOQJS कैंप which is starting from 20th December, right? So if you want to register, so यहाँ पर एक लिंक गिवन है, आप इस लिंक पे जाइएगा और वहां पर आप रजिस्टर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये लिंक उठा सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव, यस, so those students which are preparing for NSO, IMO, UIMO, NSTSC, right? And class 5 to 8 students are there. So we have started the batch. Already we have started, that is on 13th December, right? Agar aap interested hai, then you can enroll yourself. Here the link is given, right? And the registration is free there. So you can enroll for these batches also, right? And next one, yes, by Christmas celebration is there. So VOS is celebrating, Vedantu is celebrating Christmas Day. And if you want to participate, so here the link is given, right? Open the link and there are some particular informations that you have to fill, and also there are some events accordingly आपको उसमें participate करना है, right? And the next one is the VOS mat. So अगर आप वेदांतु का या VOS का पार्ट बनना चाहते हैं और फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, so you can fill the form and the link is given. And the next one, this is our social media handles. So we are on Insta, we are on Facebook and Telegram also, right? So all these links will be given in the description box also, right everyone? So I hope आज के सेशन में जो कुछ भी सीखा है उसको हम लोग अपने एग्जाम्स में जरूर जो है इम्प्लीमेंट भी करेंगे और गुड स्कोर जो है वो हम लेकर के आएंगे। सो राइट एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।